स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में सीरीज ए साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपका हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए साइंस आपका जो सब्जेक्ट है, विज्ञान जो सब्जेक्ट है, उसके पीडीएफ नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं और उनको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी पैसे नहीं देने हैं आपको, केवल उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। यहाँ पर जो भी एजुकेशन सिस्टम दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं ले, केवल आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जैसे ही टच करोगे वैसे ही आपको दिखाई देगा। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है, ठीक है। तो हर यहाँ से 1 से लेकर के 16 चैप्टर जो है सारे मैंने दे दिए हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 16 चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। ध्यान रखना, इस चीज़ को मत भूलना। अगर आप भूलते हो तो फिर बाद में वही वाली कहानी हो जाएगी कि जब पेपर मैंने डाले थे तो आपने पढ़े नहीं थे, और फिर से समस्या मत कर लेना अपने लिए। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका पेपर हुआ है, इसको किसी बच्चे ने भेजा है और बोला है सर हमारे को इसका उत्तर चाहिए। जो छोटे प्रश्न हैं उनके फटाफट उत्तर हमें बता दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें क्या पूछा गया आपसे। जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र मैंने देखो मैं नोट्स दिया है, उसमें भी ये पूछा गया है, उसमें भी बताया गया है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम तो क्या होता है, वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ZnCO3 जो है ये एक सिंगल चीज है। देखिए आप यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है और यहाँ से टूट करके दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसमें डिवाइड तो हो ही रहा है, साथ साथ में इसमें देखो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे Zn के साथ में भी ऑक्सीजन जो है जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू के रस में, जो सब नोट्स में, ये सारे क्वेश्चन नोट्स में धड़ाधड़ मिलेंगे आपको, वन बाय वन। आपने नोट्स नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए आपको समस्या हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है हमारा जो है लेमन जूस में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ये नेचुरल जो है आपका क्या है, सब्सटेंस है। इसके बाद में कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब लाल से कोई विलयन नीला करता है ना, तो उसका जो पीएच का मान होता है हमेशा ज़्यादा होगा। लाल से जब नीला होगा तो हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पीएच का मान क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी 10। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो हमारा उदर यानी कि हमारा जो पेट है, इस पेट को ही उदर बोलते हैं। तो हमारा जो पेट है जो HCl अम्ल उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो HCl हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया करता है और एक उच्च गलनांक वाला जो है यौगिक निर्मित करता है। ये यौगिक जो है जल में विलय है, यानी कि जल में घुलनशील है। तो ये तत्व क्या हो सकता है, तो भैया ये तत्व क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये है कैल्शियम बाबा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये कैल्शियम है। द एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। The compound is also soluble in water. The element likely to be that is calcium, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क पूछ रहा है। पारा मतलब जानते हो ना आप, मरकरी। मरकरी का अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। सिनाबार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओर ऑफ मरकरी इज सिनाबार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण हैं। तो समजात अंग तो हमने पढ़े भी हैं। मैंने आपको जब आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया था तब भी बताया था। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है वो समजात अंग के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज आवर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछ लिया भैया इसमें। तो जैव मात्रा जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला नहीं है ना। जैव तो ये होता ही नहीं है। लकड़ी होती है, गोबर गैस होता है, नाभिक, ये सारे जैव है, लेकिन कोयला नहीं होता। तो यहाँ पे जो है कोल जो है आपका कौन सा नहीं है, एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है। नोट पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखना नोट। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन
स्टमक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैविक विकास सिद्धांत की परिकल्पना जो है किसने दी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है। एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन दैट इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पवन ऊर्जा के लिए पवनों की चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा के लिए पवन की चाल जो है वो कम से कम मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर या इससे अधिक होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। स्पीड ऑफ विंड फॉर विंड एनर्जी इज टू बी 15 किलोमीटर और मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नली का सबसे लंबा भाग जो होता है वो हमारी होती है स्मॉल इंस्टेंटाइन, जिसको हम क्षुद्रांग बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल कौन सा है? हमारा जो पार्ट है लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनल का वो है स्मॉल इंस्टेंटाइन। इसका निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? अब नहीं की बात आ गई। देखो आई स्क्वायर आर ये भी आपका विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, पावर को निरूपित करता है। वी आई भी पावर को निरूपित करता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी पावर को निरूपित करता है। क्या नहीं करता है? बी ऑप्शन, ये आपका फॉर्मूला नहीं होता है आई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट, दैट इज बी। आई आर स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी सारे के सारे राइट है। विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी कि आपको सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस का जो है एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट पूछिए तो उसका होता है वोल्ट। वोल्ट से हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं टंगस्टन का गलनांक, ये मैंने बताया था आपको 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सेंटीग्रेड ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में यही आपको कन्फ्यूज़न होती है। इसके बाद जो है पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब उत्तर की जब होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर मुखी हो जाता है, यानी कि अपवार्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, अपवार्ड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा भाई जानते हो, जनित्र उस युक्ति को कहते हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जिसको जनरेटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटर। इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। एसी करंट की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट जिसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है। इन इंडिया, अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है, उसकी आवश्यकता नहीं है, पूछेगा भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, बार बार महत्वपूर्ण सूचना जो ऊपर से स्किप कर गए होंगे उनको बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए साइंस सब्जेक्ट जो है आपका, इसके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 16 तक के सारे नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास पीडीएफ नोट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है आप जैसे ही जाओगे सारे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करेंगे, आपको सारे मिल जाएंगे। पहला चैप्टर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, दूसरा चैप्टर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, तीसरा चैप्टर भी हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, चौथा चैप्टर भी, सारे चैप्टर जो है आपका हिंदी इंग्लिश करते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, उसमें से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप चाहें तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे पहला चैप्टर आपको दिख जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो इसी में था, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन जनरल है और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जम जाती है, जो ऑक्सीजन को कांटेक्ट नहीं होने देती उसके सरफेस से, जिससे उसको जलाने में परेशानी होती है, असुविधा होती है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर कहा जाता है तो क्यों, और नहीं कहा जाता तो क्यों नहीं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो आप जानते ही अच्छी तरह से, उत्तम ईंधन तो वो ईंधन होता है जो कम प्रदूषण करे, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी दे, ठीक है ना, और आपका पोल्यूशन तो कम करे ही करे, साथ ही साथ इको फ्रेंडली हो, बात तो वही हो गई, ठीक है। और उसका जो है हाई क्लोरिफिक वैल्यू मिले हमें, है ना, सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा उससे मिले, ठीक है। डस्ट कम प्रोवाइड हो, हीट ज़्यादा प्रोवाइड हो, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन कराया था। तो आप जानते ही हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, और उसकी पदार्थ की प्रकृति पे, और टेम्परेचर पे, है ना, इन सब चीज़ों को लिख सकते थे आप। 1 घंटे में 40 वोल्ट विभवांतर है और कितना दे रहा है? 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का जो है आपको
परिकल्पना करनी, यानी इसको निकालना है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल कराया था। इसके बाद आते हैं किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। लघु पतन तो जब भी होगा जब ओवरलोड हो जाएगा या फिर दोनों तार कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल और पावर वाले। सेक्शन सी की बात करें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो है क्यों बदल जाता है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये भी बताया हुआ है। इसके बाद मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन पूरा करवा दिया था मैंने। और भू संपर्क तार से क्या कार्य है, ये भी भैया पूरा करवा दिया। धातु के आवरण वाले विद्युत सानिध्रों को संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, ये भी मैंने बताया हुआ है। इसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं, जिसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। जैसे ही आप नोट्स डाउनलोड करेंगे सब आंसर मिलते जाएंगे वहाँ पे, सब कुछ। नोट्स जो है आपके सबकी दवा है, नोट्स पढ़ लेना भैया। नोट्स पढ़ लोगे 90 अबव चले जाओगे आराम से, ठीक है। नोट्स को पढ़ना है लेकिन अच्छे तरीके से समझ के। इसके बाद और आप ऑप्शन में है नामांकित आरेख बनाकर किसी विद्युत जानित्र का जो है मूल सिद्धांत और कार्यविधि जो स्पष्ट करना है। इसमें बुशों का क्या कार्य है वो भी बताना है। तो विद्युत जनित्र का भी चित्र मैंने बना करके सारा स्पष्ट किया था। और जो मैंने बताया था महत्वपूर्ण सूचना, बार बार मैं बता रहा हूँ इसलिए कि बच्चे जो है मिस्टेक कर रहे हैं। साइंस के नोट्स अवेलेबल हैं चैनल पे, विज्ञान के हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों विद्यार्थियों के लिए। तो जो हिंदी में चाहते हैं या दोनों चाहते हैं, दोनों ही डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में है ये। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के नीचे है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आपको खोलना आता ही होगा, नहीं आता तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे नाम जो है काले कलर में पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एसपी बोर्ड साइंस सॉल्यूशन 2022 पेपर ऐसे करके टर्म 1 लिखा होगा, उसके ऊपर टच करिए। टच करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सामने होगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके लिए हम हमेशा रिप्लाई कर देंगे। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने आंसर्स कितने सही किए हैं एमसीक्यूज में मुझे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।